और निजी नौकरी करते तो वहां आपको एक अलग नजर से देखा जाता है, वो एक रिस्पेक्ट भी नहीं है। समाज में जाओगे आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है, जब आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद पेंशन भी मिलती है। एक आदर्श शिक्षक गरिमा और एक शिक्षक की गरिमा में सर क्या अंतर है? बच्चों में कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं, मानो कि कोई अगर स्टूडेंट है, वो जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल के अंदर आगे होते हैं। भाई जब हम पढ़ते थे जब हम पढ़ते थे तो कभी नहीं सोचा टीचर बनेंगे या इतनी नौकरी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो वो अगली बार बोलेंगे तो तो मैंने बोला ऐसे बोलते हैप्पी टीचर्स डे, तो वो इतना बोल के निकल गया, बस चलो उसको बोलो बेटा कल करके टाइम पे करके टाइम दे सकते हैं आप। लेकिन वो आपको उल्लू बना रहा है एवरी डे, रोजाना टीचर को, फिर आपकी कमी है, फिर आप उल्लू। अगर गवर्नमेंट स्कूल में कौन आएगा? गरीब से गरीब बच्चा, ठीक है, या फिर जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के एजुकेशनल पॉडकास्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 10-12 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, और इनकी जो सरकारी सेवा की जो शुरुआत है वो एसएसटी सेकंड लेवल से शुरुआत हुई, और उसके बाद में वो एक सेकंड ग्रेड के तौर पर अपनी विद्यालय में सेवाएं प्रारंभ की, और आज वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधन की ढाणी में कार्यवाहक प्रिंसिपल पद के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो शख्सियत है मिस्टर शंकर सिवय। सर, आपका आपनो मध्य प्रदेश पॉडकास्ट वीडियो में आपका वेलकम, स्वागत है। थैंक यू, इट्स ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम। सर, आज शिक्षक दिवस है और आप शिक्षक यानी कि शिक्षक के तौर पर विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, उस शिक्षक दिवस को आपने आज विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया बच्चों के साथ में, ठीक है, और उसके बाद में आपने एक लेवल पे बच्चों के अंदर जो शिक्षा के लेवल को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने प्रयास किया, और जो ये मतलब शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सर बताएं डिटेल से। टुडे इज टीचर्स डे, आज टीचर्स डे है, और ये दो तरह का होता है। एक इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए थे, उनकी जो जन्म दिवस है, उनकी जो जयंती है, उसके अवसर पर मनाया जाता है। वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे और उनकी ये इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपति हूँ, उपराष्ट्रपति के पद पर रहूं, लेकिन मेरे को हमेशा एक शिक्षक के रूप में एज अ टीचर याद रखा जाए। क्वेश्चन आता है कि सर बच्चों ने कहा हम आपका बर्थडे बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा सर आप मेरे बर्थडे की जगह इसी बर्थडे को आप शिक्षक दिवस बने। उनको वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े और बहुत बड़ा शिक्षक भी थे, कॉलेजेस में पढ़ाते थे। तो उनका मन में यह था कि मेरे को एज अ टीचर याद रखा जाए। इस कारण ये जो दिवस है 5 सितंबर को हम एज अ टीचर डे मनाते हैं। और इसमें एक और भी है, डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम साहब, वो भी भारत के राष्ट्रपति रहे, उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। वो भी हमेशा कहते थे कि मुझे एक प्रेसिडेंट के तौर पे कम और एक टीचर के रूप में ज्यादा माना जाए। तो जब उनकी डेथ हुई थी, जब उनका स्वर्गवास हुआ था, तो वो बच्चों को संबोधित कर रहे थे। अच्छा। इस कारण इससे बहुत से ऐसे शख्सियत है जो इस शिक्षक दिवस के पीछे जुड़ी हुई है। सर, आपने काफी समय तक एक निजी विद्यालय में आपने अध्ययन करवाया, लेकिन उसके बाद आप एक सरकारी सेवा में लगे। लेकिन आज मुझे लगता है जो युवा पीढ़ी है वो एक सरकारी सेवा में जाने के लिए इतनी आतुर है और अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए वो तैयार है। लेकिन सर ऐसा क्यों? आज प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पर अपना बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसे आपने भी सर सरकारी जॉब को चूज किया, इसके भी सरकार इसके पीछे कई रीजन आता है कि आपने अभी बोला कि आप सरकारी सेवा में ही क्यों गए। हाँ। पहली चीज है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं या जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र पे एकमात्र ऑप्शन शिक्षा है जो हमारे परिवार को या हमको ऊपर उठा सकता है। सही बात है कि आज निजी जॉब क्रिएट हो रहे हैं पूरे देश में, प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, बट जो प्राइवेट सेक्टर का जो स्कोप है वो ऐसी सिटीज जो बहुत बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, अगर आप वहां रहते हो, बड़ी सिटीज में रहते हो, तो वहां आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो रेस्पेक्ट भी होता है और उसके साथ साथ आपको अच्छे पैसे भी मिलते हैं उस जॉब के। लेकिन आप अब जिस ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते हैं या अपन रहते हैं, उसके आसपास रोजगार के लिए वहां रोजगार की प्राइवेट निजी नौकरी भी नहीं है, और निजी नौकरी करते तो वहां आपको एक अलग नजर से देखा जाता है, वो एक रिस्पेक्ट भी नहीं है। इसलिए लोग ये कोशिश करते हैं कि पढ़ाई की जाए, एकमात्र हथियार, क्योंकि हम ज्यादातर परिवार से, गरीब परिवार से या किसान परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। हमारे पास पैसा भी नहीं कि हम लोग एक नया प्राइवेट जॉब जैसे मान लो अगर प्राइवेट जॉब होता तो नॉर्मल इंजीनियरिंग या आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हो या बहुत बड़े एमबीए वगैरह कर लो, किसी कंपनी में लग जाओ या बैंक में नौकरी होगी, तो वहां आप निजी क्षेत्र वहां काम करता है। उस लेवल तक जाने के लिए आपको 11th से अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद अच्छा खासा पैसा होना चाहिए आपके पेरेंट्स के पास, फिर उस लेवल का आपको गाइडेंस भी मिलना चाहिए, अच्छी कोचिंग, वो बहुत बड़ा काफी खर्चा होता है जो कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे क्षेत्र में जो लोग होते हैं नॉर्मली बीए बीएड कर लो या इन चीजों में जाते हैं, तो वो चीज हमारे काबू में यही चीज है कि हम शिक्षा के माध्यम से
एक सरकारी जॉब मिल जाए, इसमें एक अश्योरेंस होता है कि आपको अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है, समाज में जाओगे आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है, जब आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद पेंशन भी मिलती है, और आप अपने परिवार की हर तरह की सिक्योरिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने परिवार की स्थिति को भी बाहर ला सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी जॉब के लिए कोशिश करते हैं उनके माँ बाप या तो कृषक होते हैं या मजदूर होते हैं, किसी मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं। तो इस स्थिति में उनके पास एक ऑप्शन यही बचता है कि वो सरकारी जॉब के पीछे भागे। इसका ज्यादातर आप युवाओं को देखो, वो सरकारी जॉब के पीछे। और सर पढ़ाई के अंदर खर्चा भी बहुत कम आता था, वो एक कम पैसों के अंदर भी वो अपने पढ़ाई कर सकता है। आप कमिटेड हो, अगर आप पाना ही चाहते हो तो फिर आपको कुछ बुक चाहिए, अच्छा एक टीचर चाहिए और उसका एक गाइडेंस चाहिए, और अगर आप अच्छी तरह से आपके लक्ष्य के प्रति हो तो आप आराम से उस सरकारी जॉब को आप निकाल सकते हो, और उससे आपकी स्थिति भी अच्छी हो जाती है, तो उसका फायदा ही होता है। और लेकिन जो प्राइवेट जॉब है, या फिर हमें ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, तो उसके लिए सर प्राइवेट जॉब के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें थोड़ी अर्निंग की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। पहले बेस चाहिए, आपको एक आधार चाहिए कि भाई ग्रामीण मुझे वो बेस नहीं है, वो नहीं है। मतलब आज आपका पेरेंट्स आपको 20-30-40 हजार रुपए दे सकते हैं। हाँ सही बात है। वो होता है कि आप बीएड की फीस भर दो, या किसी और काम में लगा दो, या पढ़ लो, कोचिंग की फीस भर लो, या रूम का खर्चा निकल जाता है, इतना ही दे सकते हैं। अब उसी पैसे को आप लेके कोई प्राइवेट या तो कंपनी खड़ी नहीं कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है। तो वो इस वजह से वो ये सोचता है कि पहले मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब ले लूं, फिर उसके बाद में वो अगर मेरा आधार मजबूत हो जाए तो कुछ पैसे कमा के उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लो, जो टीचर्स है, टीचर यूट्यूबर्स हैं, मोस्ट ऑफ वो गवर्नमेंट जॉब में। वो पहले क्यों गए? उनको पता था कि सीधे अगर किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो खतरा रहता है, मतलब मल्टीनेशनल, खुद सिक्योर नहीं है। बड़ी सिटी में तो चल जाता है, आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी में चले जाओगे, लेकिन अगर छोटे लेवल पे आप हो तो वहां ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण ये लोग सरकारी जॉब में जाने का प्रयास करते हैं। सर सरकारी सेवा तो बहुत सी खूब है, क्लर्क हो गया, बैंक हो गया, लेकिन एक जो शिक्षक की जो सरकारी सेवा है वो सर सबसे अलग है। शिक्षक के अंदर जो एक जोश होता है, जो जुनून होता है, वो बाकी जॉब से अलग होता है। ऐसा सर शिक्षक में क्या खास है? मैंने शिक्षक का जॉब लिया, मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए वो टीचर्स एग्जाम ही है, कोई एग्जाम मैंने कभी नहीं। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी हाइट अच्छी है, फिजिक भी ठीक है, आपको फौज में जाना चाहिए या पुलिस में जाना चाहिए। मैं शुरुआत से बच्चों को पढ़ाता था, निजी विद्यालय में पढ़ाता था, वहां पे मेरा इंटरेस्ट था, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में मुझे इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई सरकारी जॉब में मुझे टीचर बनना है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जी जो राधाकृष्णन थे या फिर एपीजे अब्दुल, उनका भी वो राष्ट्रपति बन गए, फिर भी उनके मन में है कि मुझे बच्चों के साथ शिक्षक का जुनून, हाँ, वो उनके अंदर रहता है कि मेरे को बच्चों को सिखाना है, मुझे सोसाइटी को कुछ देना है। तो वो जो नेशन बिल्डर होते हैं वो बनना था मुझे, मतलब एक नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का जो शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माता होता है। ये वो एक, अगर एक डॉक्टर खराब हो तो वो एक आध इंसान को मार देगा, एक वकील खराब हो तो किसी को गलत सजा दिला सकता है, एक इंजीनियर खराब हो तो वो कोई पुल गिरेगा तो कुछ लोग मारे जाएंगे, अगर एक टीचर खराब हो तो पूरी पीढ़ी खराब हो, पूरी जनरेशन को भी खराब हो सकता है। हाँ, पूरा राष्ट्र और जनरेशन को वो क्या कर सकता है, सोसाइटी के अंदर उसका इंपैक्ट होता है। इसका टीचर का अच्छा होना जरूरी है। दूसरी बात, मुझे ये भी लगता था इनर वॉइस थी कि हमें अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, जब पढ़ा के आते हैं तो एक खुशी भी मिलती है, एक आंतरिक खुशी बहुत जरूरी है। आपको भी जॉब करते हो, अगर आप बाहर से सिर्फ पैसों के लिए उस जॉब को कर रहे हो तो फिर आप उस जॉब को इतना अच्छे से नहीं कर पाते हो। पैसों के अलावा उस जॉब के अंदर आपके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है कि आपके डेडिकेशन होता है कि हाँ मुझे जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अंदर जब पढ़ा के मैं उनको कुछ सिखाऊंगा तो उनकी आंखों में एक वो ऊर्जा होती है, वो एक प्रकाश होता है कि हाँ मैंने कुछ सिखाया है, मैंने कुछ सिखाया है। तो जब मैं आज हम बच्चों से मिलते हैं जो पीछे पढ़ा है मैंने 10-12 साल, उनसे मिलते हैं, अगर उनमें से कोई एक सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो भी मैंने पढ़ाया है उससे मैं देखता हूँ उनके व्यवहार से वो झलकता है, तो उससे हमें वो खुशी मिलती है। उस खुशी के लिए पैसा तो जरूरी इंपॉर्टेंट है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर पैसा नहीं है तो फिर आप अच्छे टीचर बन नहीं पाओगे और अच्छा डिलीवर नहीं करोगे, क्योंकि घर चलाना पड़ता है। टीचर बन गए, उसके बाद में आपका जो डेडिकेशन है वो तभी आएगा जब वो जॉब आपको पसंद है। इफ यू लाइक दैट जॉब तो आप वो उसके प्रति आपका डेडिकेशन आएगा। इस वजह से एज ए टीचर मैंने इस जॉब को चुना। लेकिन सर बात यह है, शिक्षक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों के आदर्श बनाते हैं, बच्चों के आइडियल बन जाते हैं। तो एक आदर्श शिक्षक गरिमा और एक शिक्षक की गरिमा में सर क्या अंतर है? ये चीज है, एक नॉर्मल शिक्षक में और एक अच्छे शिक्षक में, आइडियल आदर्श शिक्षक में क्या हर कोई बालक पसंद। मैं नॉर्मली जब बच्चों से बोलता हूँ या कई बार बोलता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक नौकर में और एक टीचर में फर्क होता है। बिल्कुल सही। बहुत से हमारे विद्यालयों में बहुत से नौकर हैं, टीचर नहीं है। नौकर वो होता है, टीचर की आवश्यकता। हाँ, नौकर वो होता है जो सुबह 6 बजे, मान लो 7 बजे स्कूल लगता है, 7:30 बजे आ गया, 1 बजे छुट्टी होता है, घर चले गए, वो अपने मतलब पीरियड से मतलब है स्कूल में क्या एक्टिविटीज हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, बच्चा क्या सीखा या नहीं सीखा। 1 महीना होती तनख्वाह नहीं ले रहा वो मतलब आ रहे हैं, उसको नौकर कहते हैं।
कि आप गवर्नमेंट आएंगे नहीं तो गवर्नमेंट निकाल देगी, उनका डर ये रहता है, डर की वजह से आते हैं, या फिर प्रिंसिपल सर कुछ बोल देंगे, या हमारी नौकरी चली जाएगी, उस डर से वो आते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन उसके शिक्षा का समर्पण का भाव नहीं है, समर्पण बच्चों को मुझे सिखाना है या मुझे स्कूल के लिए कुछ करना है, मुझे स्कूल में कुछ चेंज करना है, नो, वो नहीं है। तो उसको कहते हैं नौकर, वो नौकर होता है, वो सरकार का है। शिक्षक वो होता है छुट्टी हो गई उसके बाद भी काम कर रहा हो, या विद्यालय में आया है तो वो ये नहीं देखता कि मुझे कितनी तनख्वाह मिल रही है, या ये मेरा पीरियड है या नहीं है, या मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए नहीं, वो इतना नहीं सोचता। वो देखता है कि इस विद्यालय को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, इस बच्चों को मैं बेहतर कैसे आज अगर एक साल आज मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं या मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो एक साल बाद उनके अंदर मैं नई चीजें कैसे ला सकता हूँ, या वो नया नॉलेज कैसे आ सकता है। आप देखोगे अगर आप अच्छे टीचर हो, आप मेहनत करोगे, एक साल के अंदर आपके बच्चों को आपको लगे कि उनमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और बच्चे खुद फील करेंगे कि हम एक साल पहले कुछ नहीं थे, एक अच्छा टीचर आया, हमारे नए गुणों का विकास हुआ है, नए गुण, नई चीजें सीखे हम लोग। अब 5-7 साल बाद वो बच्चा सोचेगा कि ऐसे टीचर सबको मिलने चाहिए, सबको मिलने वो हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है। ऐसा नहीं कि वो जो नौकर होता है वो नहीं चाहता, वो चाहता है पर वो एफर्ट नहीं लगाना चाहता, वो उसके प्रयास नहीं करना चाहता है, बगैर प्रयास के वो चीज आती नहीं। तो आपके अंदर अगर वो कॉन्शियसनेस है, आप ऐसा चाहते हो डेडिकेशन पूरे मन से, तो वो ऑटोमेटिक आपके निकल के आएगा, और उसका परिणाम आपके बच्चों के रिजल्ट में भी दिखता है। बिल्कुल, वो तो है, उनके चेहरे पे भी दिख जाएगा। टीचर्स ऐसे भी है जो हमेशा बच्चों के बीच में आदर्श बने रहते हैं, और वो अपने ऐसे प्रयास करते हैं ताकि बच्चे और आगे बढ़े। बच्चों के कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं, माना कि कोई अगर स्टूडेंट है, वो जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल के अंदर आगे होते हैं। जब हम पढ़ते थे जब हम पढ़ते थे तो कभी नहीं सोचा टीचर बनेंगे या इतनी नौकरी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। वही बचपना, वही शरारतें, वही सारी चीजें, ठीक है, क्रिकेट खेलना, स्कूल बंक कर लेना, वो सारी चीजें करते थे, ठीक है। उस वक्त हमारे टीचर भी हमको पीटते थे, वो भी बोलते थे ऐसे सुधर जाओ, ये वो है ये सारा, लेकिन हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे, वो पता नहीं था। आज जब हम बन गए, उनको हम बोलते हैं, वो नहीं, उनको उस चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन अपने को एक आदर्श टीचर है, अगर आप अच्छा अनुसरण से चलोगे, आदर्श टीचर वो होता है आप करोगे उससे बच्चे कर वैसे करेंगे। जैसे मेरे विद्यालय मुझे नीम लगाना है या पौधा लगवाना है, तो मैं अगर खड़ा ऑर्डर दूंगा भाई तू ये अगर वो कर, तो वो बच्चा नहीं लेगा। आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, नॉर्मली अगर गड्ढा खोदना मैं मेरे हाथ से खोद देता हूँ, मैं खुद पौधा लगा देता हूँ, उससे क्या बच्चा देखता है, उनको लगता है सर कर रहे हैं। तो वो महात्मा गांधी ने कहा था एक बार, महात्मा गांधी के पास एक रसोई आया, उसने बोला सर जो वो आटा पीसने का काम करता था, दूसरा जो था वो रोटी बनाने का काम करता था, तो वो जो आटा पीसने वाला वो दौड़ दौड़ के आया कि गांधी जी वो जो रोटी बनाना है वो चला गया, आज रोटी कौन बनाएगा। तो गांधी जी ने उसको ये नहीं बोला कि भाई तू बना ले, तू फ्री थोड़े देर तू क्या करेगा, वो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। वो गए और रोटी बनानी शुरू कर दी। तो जब ये रसोई ने देखा तो उनको हुआ बापू आके खाना बना रहे, खुद बना रहे, तो मैं बना लेता हूँ। उन्होंने कहा बाबू मैं बना लूंगा। तो उन्होंने अपने कार्य के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, वो डांट भी सकते थे उसको, पर उन्होंने नहीं डांटा, उन्होंने कार्य के माध्यम से बता दिया कि भाई ये चीज है, वो समझ गया। तो ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही है। बच्चों के साथ आप काम करवाना चाहते हो, आप काम उठाओ, आप करना शुरू करो, बच्चे पीछे पीछे वो सीख जाएंगे। आप मेरे वीडियोस में देख लो, मैं सारे ऐसे ही काम करवाता हूँ। तो इससे क्या होता है, आप आदर्श टीचर कब बनोगे, जब आदर्श व्यवहार करोगे। वो अनुकरण हम करेंगे। हाँ, बच्चे अनुकरण करते हैं। बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो वो अपने से छोटे वाले ऑर्डर देगा, तो वो सीख रहा है मेरे से। ऑर्डर हाँ चलता है, मतलब वो इतना प्रभावी नहीं रहेगा। हाँ, ऐसे चीज काम करती है। सर बहुत अच्छी बात बताई। उसके बाद में सर बात करते हैं एक टीचर का सर व्यक्तित्व, उसकी परफॉर्मेंस, उसका सर बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर टीचर जो कहता है वो नहीं करता है, यानी कि कथनी और करनी में अंतर है। उसका जो मतलब आने जाने का ढंग, तरीका, व्यवहार, उसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले मैं इन चीज को नहीं मानता था, मुझे लगता था मैं पहले स्टाइलिश वगैरह वो ज्यादा रहता। उसका रीजन था कि आप सोचते कि भाई ऐसा ही होती है। तो बाद में पता चला, अभी जब मैं सरकारी जॉब में गया तो मैंने मेरे बड़े अफसर को देखा, मतलब पीओ साहब को देखा, प्रिंसिपल को देखा और टीचर्स को देखा, वो अच्छे से आते हैं। मैं तो फिर भी ठीक है, थोड़ा नॉर्मल तरीके से, हाँ उनकी गरिमा, तो वो अच्छे से इंसर्ट करके आते हैं, पेन अपने पास होता है, वो बोलने का तरीका होता है, लहजा होता है, खड़ा रहने का लहजा होता है। जो अब हम बड़ों को देखते हैं, हम भी सीखते हैं, उनसे सीखते हैं। इतनी उम्र नहीं है कि भाई वो चीज हम सीखते हैं। सेम चीज तरीके से बच्चे भी हमसे सीखते हैं कि सर कैसे ड्रेसअप करके आ रहे हैं। तो फिर हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे क्वेश्चन भी कर देते हैं सर, हाँ आप ऑर्डर फोर्स कर रहे हो, हाँ वो फिर यूनिफॉर्म पहन के क्या होता है, आप पड़ता है। इसलिए टीचर जब खुद को बदलता है, उसकी पर्सनैलिटी का बहुत प्रभाव पड़ता है। टीचर क्लास में जब जाता है क्या भाषा बोलता है, अगर वो हिंदी बोल रहा है तो बच्चे भी सोचते हैं कि हाँ सही मुझे भी बोलना है। अगर वो अंग्रेजी बोलने, आप मेरे को एक बार देखते हो, मैं बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलता हूँ, मुझे बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलने का प्रयास करते हैं। मैं जब क्लास से बाहर निकलता हूँ वो भी प्रयास करते हैं। ये हमारा मानसिक मानव का एक प्रवृत्ति होती है कि जो अच्छा बोलता है उसको देख के हमारा भी मन होता है कि ऐसा बोले, हम बोले। तो वो जब हम बोलेंगे ही नहीं तो बच्चे कभी वो बोलेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे। देखेंगे तो प्रयास करेंगे, देखेंगे तो प्रयास करेंगे। आज टीचर्स डे था, मैंने बहुत से बच्चों को आगे बुलाया। कुछ बच्चे ऐसे तो बोल नहीं पा रहे,
वो कह रहे हैं उनको क्या बोले सर? लेकिन जब वो अगली बार बोलेंगे तो हाँ वो बेस्ट तो परफॉर्मेंस मैंने बोला ऐसे बोले हैप्पी टीचर्स डे, वो इतना बोल के निकल गया बस। तो उससे आज वो खड़ा हुआ है। आप हम पहली बार जब हम खड़े होते हैं ना तो वो ये हालत होती है ना। तो इसलिए मैं जब भी प्रार्थना में होता हूँ मैं बोलता हूँ, कुछ न कुछ बोलता हूँ। तो उससे पहले हमारे साथ है कि बोलते नहीं थे, मतलब हो गए प्रार्थना होगी जाओ अंदर वो नहीं, मैं बोलता हूँ, कुछ न कुछ बताता हूँ। उससे क्या होता है बच्चों को लगता है कि हाँ ऐसे खड़े होकर बोला जाता है। उनको मैं सिखाता हूँ कि जब आप घर पे होते हो, आपको अगले दिन कुछ बोलना है, अकेले होते हो, तो आप मान लो भेड़ बकरी चरा रहे हो, मान लेते हो उदाहरण के लिए आप गाना तो आप जाइए कि भाई आप बोलना है, आपको कल भाषण देना है, तो आप जाइए कोई आग का पेड़ है या फिर बकरी है, उसको आप भाषण दीजिए। मैं बचपन मैंने सारी स्पेलिंग्स अंग्रेजी मैंने ऐसे तैयार किया है। दीवार को बोलना, पेड़ को बोल देना, भेड़ बकरी पहले बहुत ज्यादा था, आजकल भेड़ बकरी नहीं आता, लेकिन सामने अपने को मान लें कि ये लोग हैं, भेड़ बकरी सोच लो कि सुन रहे हैं, या फिर आप पेड़ पौधे खड़े उनको वो सुन रहे हैं, उनको आप बोलो और वापस वो प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट डे आप जाओगे ऑटोमेटिक आपकी चीजें परफॉर्मेंस होगा। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं आपके शब्द ऐसे जल्दी कितने निकलते, मतलब मैं जब बोलता हूँ तो फर्स्ट सारी चीजें बता देता हूँ। उसका कारण है कि मैंने प्रैक्टिस किया, ये 10 12 15 साल का प्रैक्टिस है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उससे क्या होता है अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। उसके बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है पूर्णता की ओर बढ़ता है, उसमें टाइम लगता है। अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वहां से अगर प्रयास करेगा तो 12वीं तक आएगा वो अच्छा बोलना शुरू हो जाएगा, मेरे से भी अच्छा बोल सकता है। 12वीं में शुरू करेगा तो उसको टाइम लगेगा, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो आदर्श टीचर पर्सनालिटी का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का बच्चों के ऊपर। वैसे सर एक शिक्षक शब्द का ही अर्थ है कि शिक्षा देने वाला, बालक की गलतियों को क्षमा करने वाला और अब बालक की कमजोरी को दूर करने वाला। लेकिन सर क्या एक शिक्षक बालक की हर कमजोरी या हर गलती को क्षमा कर सकता है, उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर सकता है क्या? गलतियां अलग अलग होती है, बच्चे होते हैं, आप विद्यालय में देखोगे अलग अलग। एक गलती होती है बचपना, सही बात है, वो मतलब नादान अवस्था में वो समझ सोचे समझे उसको नहीं था कि मुझे ये गलती करनी है, अनकॉन्शियसली होता है। मतलब आप बच्चे हो, आप पास में बैठे हो, किसी को कुछ कर दिया, वो बचपना था उसका, उसके ऊपर आप एक भारी सजा दे देते हो, ये धड़ाधड़, तो फिर वो गलत है। क्योंकि उसके बच्चे को आप उसको समझा दो कैसे नहीं करना। छोटे बच्चे होते मैंने देखा है वो थोड़ा रेत को रेतते हैं, तो उनको आप पीट नहीं सकते क्योंकि वो बच्चा अभी माहौल में नहीं बैठा, उसको पता नहीं कि भाई ये ऐसे बैठना सीधे बैठना। वो हम अनुशासन सिखा रहे हैं उसको, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो कर रहा है, वो क्रिएटिविटी है। उसको आप ऐसे नहीं, बचपना अगर है उसका, बगैर उसने सोचे समझे, बगैर ऐसे गलती नहीं किया। अब जब बच्चे बड़े हो जाते थोड़ा 8वीं 9वीं 10वीं में, तो फिर वो समझ आ जाता, फिर वो जानबूझ के कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, तो फिर वहां सजा जरूरी है। सजा जरूरी है, क्योंकि वो बच्चा एक गलती करेगा, टीचर ने इग्नोर कर दिया कि हाथ नहीं लगाना, ये नहीं, तो फिर वो वापस उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। ओवर स्मार्ट बनने की जब भी कोशिश करे बच्चा, तब आप उसको बोलो। दूसरी बात, झूठ बोलने की कोशिश करे, उसको हाथों हाथ सजा दीजिए। जैसे मान लो होमवर्क अधूरा नहीं है, अब वो झूठ बोल रहा है कि मेरा ये इधर उधर का बहाना बना रहा है। अगर वास्तविक कारण है कि उसके घर पे काम था, लाइट नहीं थी, या वास्तविक कारण है, तो उसको आप चलो उसको बोलो बेटा कल करके टाइम पे करके लाना, टाइम दे सकते हैं आप। लेकिन वो आपको उल्लू बना रहा है एवरीडे, रोजाना टीचर को, फिर आपकी कमी है, फिर आप उल्लू मानोगे, हाँ मैंने उल्लू, फिर वो क्लास में भी ऐसा है, आपका एक पर्सनैलिटी बन जाएगी। वो सर है कि उनको स्किप कर, ऐसा होता है ना, हमारे 1 2 टीचर ऐसे होते हैं जिनको बच्चे निकाल लेते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि बच्चे की गलती जेन्युइन गलती है तो उसको आप सजा दो, जेन्युइन गलती नहीं है, बचपने में हो गया है या बाय मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको समझा के, कई बार अनजाने में भी हो जाता है, कई बार बच्चा करना भी नहीं चाहता है, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी आती है, दूसरा बच्चा गलत शिकायत लेके आता है, गलत संगत से भी होता है, गलत संगत की वजह से, तो उसको आप समझाओ इन लोगों के साथ बैठना नहीं है। और दूसरी बात, आप ध्यान रखो किसके साथ घूम रहा है। कुछ बच्चे होते हैं 2% बच्चे, देखो सही बात, सारे बच्चे सफल होने के लिए नहीं आते, 2% ऐसे भी होते हैं जो उद्दंडता करने के लिए आते हैं। तो उनसे आप उन बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो 1 साल 2 साल इंटेलिजेंट थे, बाद में उनकी संगत बदली, वो उनका पूरा करियर ही बदल गया। इसलिए इस बच्चों को गलती देखनी है और उसके अकॉर्डिंग उसके देखो। इसलिए जब हम टीचर का एग्जाम देते हैं, हमको साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है कि व्हाट इज द सिचुएशन, हाँ उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनकी साइको क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है। कभी डर नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्लास में खड़े हो, ऐसे खड़े हो, तो उससे बच्चे के अंदर वो डर होता है, वो सवाल ही नहीं पूछता है, तो फिर आपके टीचर होने का नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा आपको फ्रैंकली सवाल पूछ पाए कि भाई ये सर मैं ये बात, मतलब कोई भी बात हो वो पूछ पाए, लेकिन उसको आपको ये समझाना, एक लाइन भी खींचनी है कि सवाल अच्छा भी होना चाहिए, पर्सन रिलेटेड भी होना चाहिए। वो लाइन आप टॉपिक मतलब ही नहीं है, फिर आप उल्टा सीधा क्वेश्चन कर रहे हो, उल्टा पूछ रहे हो या मजाक में ले रहा है, वो पढ़ाई को मजाक में ले रहा है, वो आप लाइन क्रिएट करो, बच्चा समझ जाए। बच्चे बहुत समझते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बच्चे नहीं, 400 कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में, मतलब वो कैमरे ही है, वो कैमरे समझो आप। वो जानते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर, वो तो पहले दिन ही पहचान लेते हैं, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कर ही लेते हैं। हाँ,
किस टीचर के साथ कैसे बात करनी, कैसे बिहेव करना, उनको पूरा पता है। इस वजह से अपने को एक ऐसा माहौल बनाना है ताकि बच्चा सीखे, क्रिएटिव भी रहे, गलती करने पे उसको एहसास भी होना चाहिए कि ये गलत चीज है, सही चीज है। इस तरह से इन चीजों पे ध्यान जरूरी है। सर, एक सरकारी शिक्षक होता है और एक प्राइवेट शिक्षक होता है, लेकिन कई बार ऐसे हमने देखा है रिजल्ट 10th और 12th की बोर्ड में कि सरकारी जो बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो आगे निकलते हैं। तो इसका क्या कंपैरिजन है शिक्षा के लेवल में प्राइवेट और गवर्नमेंट में? देखो, आजकल गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजी स्कूल आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, प्राइवेट स्कूल आ चुके हैं, सरकारी स्कूल भी है। लेकिन हमारा जैसा देश है, जितनी जनसंख्या हमारी, उसके अकॉर्डिंग सरकारी स्कूल होना बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ कितने बच्चे निजी स्कूल का, हाँ पैसे, अगर पूरा निजी हो गया तो फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो प्राइवेट सरकारी का होना बहुत जरूरी आवश्यक है। अब होता क्या है कि निजी विद्यालय है, वहां पे एक पूरी टीम लगी होती है, सही बात है, 24 घंटे। वो भले ही उनकी योग्यता कम हो, हम सरकारी में होता है, हमारी योग्यताएं होती है, आप पूरा आरपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आते हैं, बहुत सारी चीजें करके आते हैं, तो हमारे पास योग्यताएं पूरी होती है। सही है। पर गवर्नमेंट जॉब होता है, उसका एक तरीका होता है, गवर्नमेंट काम का भी एक तरीका होता है, ऑर्डर्स फॉलो होते हैं ऊपर से नीचे तक, रिपोर्ट जाती है, हाँ सारी रिपोर्ट जाती है, आपने कितना पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें करके जब हम पढ़ाने जाते हैं, तो वहां प्राइवेट स्कूल में नॉर्मली ये होता है कि जिसको पढ़ाना है उसको पढ़ाना ही है, बस बात है। भले वो 12वीं पास है, उसके पास एक्स्ट्रा काम नहीं, वो 12वीं पास टीचर है, लेकिन अगर वो 6 घंटे बच्चे पे खड़ा रहता है और उसको बार बार रिपीट करवाता रहता है। अब हमारे 5वीं तक के बच्चे स्कूल में, उनको हम 2-3 घंटे तो हमारा एमडीएम खिलाने में चले जाते हैं, केले खिलाने में चले जाते हैं, फिर उनको बच्चों को खिलाना भी है, नो बैग डे भी मनाना है, तो हम उतना नहीं कर पाते। और दूसरी बात है कि बड़ा स्कूल है तो वहां टीचर्स भी नहीं होते, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, तो उतना फोकस नहीं कर पाते। अब वही अगर हमारे पास 1-2 टीचर है, वही एमडीएम बना रहा है, वही रिपोर्ट दे रहा है, वही पढ़ा रहा है, टाइम डिले होना का, हाँ वह उसमें फिर लेट हो जाता है। इसका वो होता है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के सरकारी टीचर करता है कि भाई नहीं पढ़ना है, पढ़ाना नहीं है इसको, ऐसा नहीं, वो जानते हैं कि पढ़ाना है, लेकिन काम की बोझ होता है। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, पैसे दिए, दूसरी बात आप वो क्वालिटी ऑटोमेटिक देंगे, उनको पता है कि इस साल हम पैसे देंगे, रिजल्ट अच्छा देंगे तो नेक्स्ट ईयर और बच्चे आएंगे। तो इसका अंतर यही होता है। बाकी कोई ऐसा कॉन्शियसली नहीं करता है कि भाई पढ़ाना ही नहीं है, या बहुत कम टीचर होते हैं ऐसे। अगर उसको जॉब लगी तो उसको पता है कि मैं बच्चों का अगर फोकट का पैसा खाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही करेगा। इस वजह से वो ऐसा नहीं करते। हाँ, काम के बोझ की वजह से हो जाता है, कई बार जानबूझ के भी हो जाते हैं, तो ये चीजें इस तरह से। लेकिन सर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सिर्फ बच्चों से, मतलब मैंने कई बार ऐसे टीचर से सुना है कि वो हर अपने स्टूडेंट के प्रति सजग होते हैं, सचेत होते हैं कि आज बच्चे ने क्या पढ़ा है स्कूल में, ठीक है। लेकिन जो सरकारी विद्यालय के जो अच्छे टीचर्स होते हैं, नहीं सरकारी विद्यालय जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब बच्चों से इतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा है, आज टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, होमवर्क पूरा है या नहीं पढ़ा। ये ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ, ये फर्क है शिक्षा का। जो नॉर्मली पेरेंट्स अगर पढ़ा लिखा है, प्राइवेट में पढ़ा रहे, तो उसने पैसा भी कमाया होगा, उसके पास समाज में पैसा भी, वो पैसा कुछ स्किल से आया होगा, मतलब या तो वो पढ़ा लिखा है, या वो काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, या फिर उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो उसके पास कोई ना कोई योग्यता है, तो उसको पता है कि सही चीज कैसे होती है, क्या हो सकती है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में कौन आएगा? गरीब से गरीब बच्चा, ठीक है, या फिर जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है ज्यादातर जो नशा करते हैं, मतलब या तो पैसे कम नहीं होते, पैसे कम हो तो वो नशा करते, तो वो बच्चे भी वहां भेजते हैं कि भाई फ्री में पैसा जा रहा है, अच्छा खाना खिला देते हैं, वो आता है, ऐसा सोच के बच्चा आता है। तो अब वो बच्चे, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपको पढ़े मार से जान दो, मार कहीं लान दो, मतलब वो सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ बाबा ध्यान रखो, कोई बच्चा क्या क्या करेगा, नहीं कोई, वो उनको पता ही नहीं कि इसका वैल्यू क्या है। आज मैं लगाऊं, बहुत बड़े, अगर आज मेरे माँ बाप को आप पूछोगे वैल्यू क्या, वो समझ जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये लगा है बस में, उनके घर में लग जाएगा, उसका आस पड़ोस, तो उस दिन उनको वैल्यू आ जाएगी। अभी उनको कभी कोई लगा ही नहीं है, तो उनको लगता है मेरा लगता ही नहीं बस में। भाई हमारे, मैंने देखा है कि हमारा बहुत सारे बच्चे कोशिश करते होते हैं, सरकारी जॉब है कम, ठीक है, तो 100 में से एक बंदा सेलेक्ट होता है। अगर एवरेज निकलोगे ना तो 1% पॉसिबिलिटी है सेलेक्ट होने की, तो 99% तो फेल होता है। वो फेल नहीं होता है, उसको हम फेल नहीं कह सकते, वो असफल इसलिए हुए क्योंकि जॉब्स नहीं है, आगे पद नहीं है, क्रिएट नहीं है, हाँ वैकेंसी नहीं है, इस वजह से बाहर हुआ। लेकिन वो योग्य उतने के उतने, तो मेरे माँ बाप के साइको सेट हो जाता है कि भाई बच्चा मेरा पढ़ लिख के सफल हो ही नहीं रहे, 99% फेल हो रहे हैं, 1% पास हो रहे हैं, उनको वो किस्मत मानते हैं, ठीक है। इस वजह से वो सोचते हैं कि चलो पढ़ जा रहा है, वापस आ रहा है, दोपहर को जब वापस आएगा खेत में भेज देंगे, काम करेगा, फिर दूसरे दिन सुबह वो थैला वही सेम जैसे रखा था घर पे, काम का, हाँ वही उठाया, काम का लालच, क्योंकि उस वक्त उनकी आवश्यकता काम ही है,
उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वो बच्चा काम नहीं करेगा, तो खेत में काम नहीं होगा। वो उनकी भी मजबूरी है, वो ऐसा नहीं जानबूझ के कर रहे हैं, उनको अगर समझ में आ रहा होता तो वो सही कर देते। उनको समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे उस चीज को, उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, जो जिसकी वजह से वो क्या रह जाते हैं पिछड़े। इसका मैं कहता हूं, अगर एक पेरेंट्स है, बच्चों को बोलता हूं मैं, अगर आपके माँ बाप नहीं पढ़े हैं, समझ आप लोग पढ़ो, आप अपना घर खड़ा करो, समझ आप आपके पेरेंट्स नहीं भी समझते हैं तो भी जिद करके पढ़ो, समझ करके पढ़ो, ताकि तुम्हारे बच्चे होंगे ना, वो ये नहीं कह सके मेरे पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स से। अभाव बहुत बड़ी चीज है, अभाव आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते थे, अभाव बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, हर रोज शाम को किचकिच होता है छोटी छोटी चीजों के लिए, आप पेन के लिए पैसा मांगते हो उसके लिए होता है, किताब कॉपी के लिए पैसा मांगते हो उसके लिए चीजें होती है, वो कहते हैं नहीं है मैं कल दूंगा, ये परसों दूंगा। इसका मतलब वो ऐसे जानबूझ के नहीं करे, उनकी मजबूरी है, वो गरीब पैदा हो गए, अगर गरीब मर रहे हैं आप तो आप जिम्मेदार हो, खुद जिम्मेदार है। हाँ, किसी ने कहा था कि आपका गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन आपका गरीब मर जाना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की, आपने एफर्ट ही नहीं मारा। तो मैंने, लेकिन ये भी होता है कि जो अभाव में जीता है वो वैल्यू जानता है कि अभाव क्या होता है, जिसको भूख लगी है ना उसको रोटी की वैल्यू पता है उसको। इस वजह से ऐसे बच्चों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना। वो पेरेंट्स नहीं समझा, चलो को उस बच्चे को आप मोटिवेट करो, उसको आगे बढ़ाओ, ताकि वो सफल हो गया, एक सफल हो गया तो पूरे परिवार को खड़ा कर देगा, पूरी सोसाइटी में उसका नाम कर देगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप तय कर लो कि आपके माँ बाप समाज में कहाँ बैठते हैं, जब समाज की कोई शादी समारोह हो रहा है ना, अगर आपके माँ बाप कोनों पे बैठे हैं, दरी के कोनों पे बैठे हैं, तो समझ लेना कि अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, मेहनत करनी, आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है, और आप अपने माँ बाप को वहां से उठा के बीच में ला सकते हो। मैं कार्यक्रम में भी बोलता हूँ कि सर आप स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, कुछ लोग नीचे बैठते हैं, कुछ लोग दूर खड़े रहते हैं। तो अगर आपके माँ बाप उस दूर खड़े रहने वालों में है, अगर उधर बैठने वालों में है, तो आप मेहनत आप ही ला सकते हो। माँ बाप तो ला ही नहीं, उनका चला गया, उनका टाइम चला गया, उनके पास रिसोर्सेज पैसे सब चले गए, उनके पास कुछ है ही नहीं। आप ही वो व्यक्तित्व हो जो पढ़ के लिख के, वो हथियार भी एक शिक्षा ही है। वो आपने शुरुआत में सवाल पूछा कि शिक्षा के पीछे क्यों भागते हैं, नौकरी के पीछे, वो एक ही हथियार है, हथियार नहीं दूसरा हमारे पास में। दूसरे वो करेगा, वो पैसे नहीं उसके पास, उसके माँ बाप के पास पीछे पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं। आप निजी काम खड़ा करना है, पॉलिटिकल पावर चाहिए, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हाँ, उसके बहुत सारी चीजें चाहिए, वो उनके पास नहीं है। उनके पास एकमात्र शिक्षा है, तो वो वहां से अगर वो पढ़ लिख गया तो वो वहां बैठेगा। तो फिर कोई पूछेगा किसका बच्चा है, तो क्या उसके पिताजी, तो उसको पिताजी आगे बुलाओ, बस वही तो बात। वो वहां से उठा के आप तभी ला पाओगे जब आप पढ़ाई करो, खुद बच्चा पढ़ाई करेगा और अपने लेवल पर पढ़ाएगा, लेवल। तो आपके माँ बाप आपके गरीब हैं, उसमें उनकी गलती भी नहीं है, और उनको कोसना नहीं चाहिए थे मारता था को हाक रखो मन मैं अमीर घर में, तो वो आप वो बात नहीं, चेंज भी नहीं कर सकते। अभी आपके पास मौका, आप आगे कुछ चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हो कि आप अपनी मेहनत करके उनका पोजीशन चेंज करो सोसाइटी में। ये चीज है, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग बोलते हैं हमें मोटिवेशन दे दो, हमें कुछ कर दो। मोटिवेशन यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप अपने पेरेंट्स की स्थिति देखो, वहां से उठाओ, उनको आगे लेके आओ, और वो खुशी जो होती है ना, वो पैसों से भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इस चीज पे काम करना चाहिए। दुनिया में हर कोई पैसा भी नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें। जैसे आज मैं नौकरी लिया, चलो पैसा मैं कमा लेता, किसी प्राइवेट स्कूल पढ़ा था तो भी इतने में कमा लेता, लेकिन वो एक जो रेस्पेक्ट होता है, मेरे पेरेंट्स को भी लोग देखते हैं ना, समाज में जाता हूँ, लोग पेरेंट्स को देखते हैं, किसका बच्चा है, शंकर जी नौकरी लग गया तो उसका वो देखते हैं कि किसका बच्चा है, वो देखते हैं। मेरे पेरेंट्स को भी खुशी होती है, तो वो कहीं जाते हैं लोग भी रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। वो कमाना सबसे बड़ी बात है, उस चीज पे काम करना चाहिए बच्चों को। मैं यही कहता हूँ, मोटिवेशन का सबसे यही मोटिवेशन, बाकी कुछ मोटिवेशन नहीं होता है। क्या मोटिवेशन है? अगर मोटिवेशन से अगर किसी बालक में अगर बदलाव नहीं आता तो फिर वो मोटिवेशन उसके लिए तो है ही नहीं। वो दो इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन 5-10 मिनट काम करता है, फिर आप वापस मैंने बात सुनाई, ये आपके 10 मिनट काम करेगी, लेकिन अगर आपके अंदर वो आग पैदा होगी कि हाँ मेरे को मेरे पेरेंट्स का सर बोले, लंबे टाइम तक उसको आप जारी रख सकते हैं। सही। तो सर, आपने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं, अगर इस वीडियो को कोई अन्य पेरेंट्स देखता है, बच्चे देखते हैं, तो उनको भी काफी चीजें इसमें ऐसी बताई वो उनको सीखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है जो नशा करते हैं, जो शिक्षा के लेवल को नहीं समझ पाते हैं। वो अगर आपके अंदर ऐसी जुनून है आपके बच्चों को सुधारने की, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की, तो आपका इन्वेस्ट है वो शिक्षा में कीजिए। ठीक है, शिक्षा में जो होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सॉरी वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हाँ, कि मतलब आपको कई गुना आगे खर्चा वापस देगा। जैसे मेरे को कार खरीदनी है, 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो 10 लाख मैंने लगा दी उस कार पे, वो गए मेरे, वो इन्वेस्टमेंट वापस बढ़ने वाले नहीं। मैंने मेरे बच्चे पे 5 लाख लगाए, या मेरे भाई पे 5-10 लाख लगाए, वो अगर नौकरी लग गया तो उसका 50 लाख 1 करोड़ कमा के देगा। समझ रहे? वो सोसाइटी में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में। वो हाथों हाथ नहीं देता है, वो टाइम लगता है उसमें टाइम लगता है, इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट है। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हमारे साथ जुड़कर ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें बताई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
थैंक यू, आपने बुलाया मुझे, बातचीत किया, अच्छा लगा मुझे। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो देख रहे हैं वीडियो, आपनो मरु प्रदेश यूट्यूब चैनल है, देव जी का अच्छा प्रयास है, ये पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, आने वाले समय में ये भी सरकारी टीचर होने वाले हैं, तो इनका भी प्रयास चल रहा है। आपसे निवेदन है कि इस यूट्यूब वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ स्टेटस लगाइए और इनको सपोर्ट कीजिए। अपना मरु प्रदेश पर ऐसे और पॉडकास्ट भी आप जरूर कीजिए, अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं, उनको आप जरूर बुलाइए, उनसे बच्चों को सीखने को मिलता है। अगर सीखो तो जो आपके बड़ी बात है, अच्छी बात है। और आपके जो दर्शक है उनको भी अच्छी चीजें मिलती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी दोगे तो ऑटोमेटिक, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।